की ये परंपरा है। अपनी जो कक्षा की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं, तो मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सरस्वती वंदना प्ले करें। हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई सरस्वती वंदना के लिए। तो जैसा हम लोगों की इस कक्षा का मॉड्यूल है कि हम अपना क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना के बाद हम अपनी शेयरिंग से करते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है तो प्लीज जरूर अपने आप को अनम्यूट करके बताएं या अपना डिजिटल हैंड रेज करें, जिससे कि और लोगों को भी मौका मिले अपनी अपनी बात बोलने का। राजेश चेतन चेतन सर का हाथ खड़ा है, जरा सबसे पहले राजेश चेतन सर को अनम्यूट करिए प्लीज। मैं अनम्यूट हूँ। ठीक है सर, प्लीज। धन्यवाद बहुत बहुत मेरे अनुज अतुल जैन साहब। बहुत ही ठंड में आपने आज कक्षा चल रही है हमारी, मैं भी कंबल में ही बैठा हूँ। रात को बहुत लेट हो गया था किसी कार्यक्रम में। बस मेरी एक शेयरिंग सिर्फ इतनी है कि मैं पिछले 3 दिन से राघव के साथ कॉर्पोरेट मीटिंग में जा रहा हूँ। वो कहते हैं आप एक बार देख तो लो हम करते क्या है। तो अतुल भैया, जो बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन, मेरी भी लगभग 30 साल की जिंदगी LIC के बिजनेस में मैं दे चुका हूँ और हम लोग MDRT, COT, TOT के पीछे घूमते हैं। कल की घटना आपको सुनाता हूँ। एक जगह हम कार इंश्योरेंस की बात करने के लिए गए। आप कल्पना कर सकते हैं कितना प्रीमियम होगा? 1.5 करोड़ सिंगल चेक। और इससे पहले मुझे गुड़गांव ले गया तो 87 लाख रुपए का प्रीमियम। तो मुझे लगा यार ये आदमी कॉर्पोरेट बिजनेस जो करते हैं, जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, ये तो एक ही चेक में TOT कर डालते हैं। तो मुझे ये लगा, क्योंकि मैं तो सच में आप लोगों का प्रतिनिधि भी तो हूं, मेरा एक बड़े परिवार का मुखिया भी तो आपने मुझे बना रखा ना। तो मुझे ये लगने लगा, 3 दिन से मैं उसके साथ घूम रहा हूं, राघव के साथ में। ठीक है, हम अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपर्ट मानते हैं और हैं भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। परंतु जो बात मैं आज मेरे मित्रों को कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि जर्नल इंश्योरेंस जिसको हमने केवल फुटकर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तक ही समझा, उसका जो पोटेंशियल है वो कहीं 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 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और मैं अपनी सारी FPRT बोर्ड की जो टीम है उसको ये कहूंगा कि इस दिसंबर के बाद, जो मैंने एक दिन कहा था आप लोगों कि हम लोगों को बिमटेक से हाथ मिलाकर और जनरल इंश्योरेंस को समझना चाहिए, वो समय आ गया है दोस्तों। क्योंकि मैं 3 दिन से परेशान हूं। मुझे लगता है कि आ, हम लोग केवल मेरी बात को लंबी तो नहीं हो रही ना? बोलूं नहीं क्या? नहीं सर, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन प्लीज।
क्योंकि मेरी बात कुछ इररिलेवेंट सी लगेगी आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा सा संकोच से बोल रहा हूं, लेकिन मेरा जो 3 दिन का अनुभव है अमेजिंग है, अमेजिंग है। एंड मैंने किस तरह से कॉर्पोरेट में कभी मीटिंग नहीं की सर। मैं तो रिटेल का काम करता रहा हूं। रिटेल के काम के सामने जो कॉर्पोरेट का बिजनेस है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं खास तौर से अतुल जैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बहुत अच्छा उनसे संबंध है बिमटेक वालों से। अपने कुछ मित्रों को जो सच में ही जनरल इंश्योरेंस सीखना चाहते हैं, उनका एक ग्रुप बना के रेजिडेंशियल 3 दिन का कोर्स इमीडिएट अपने को करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि ये एक नई दुनिया में हमारा प्रवेश होगा, और वो दुनिया बहुत सुनहरी है, बहुत गोल्डन है, और उसमें अवसरों का खजाना है। बस मैं इतना सा निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, आपने जो आज बात करी वो बहुत ही कहीं से भी वो इनरेलीवेंट बात नहीं थी। शायद राजेश सर, जब आपको याद होगा कि जब हमने ये एफपीआरटी का आपने जब ये एफपीआरटी का गठन किया था, तो उस समय हम जब एफपीआरटी में जो लोग आते थे वो जनरल इंश्योरेंस के नाम पे कुछ भी नहीं करते थे। तो मैं जब मेरे पास, क्योंकि मेरा एक नंबर सब बहुत सारे जो हमारे एफपीआरटी परिवार के मेंबर्स हैं वो मुझे टाइम टू टाइम कॉल करते रहते हैं। तो मैं उनसे, तो मुझे लगता है कि जब से हमने ये 3-4 साल पहले जब से ये एफपीआरटी की मुहिम शुरू की थी, तो लोगों ने जनरल इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करी थी। और आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे बताते हुए थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आने के बाद जनरल इंश्योरेंस का काम शुरू किया है। कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड्स भी साथ में पैरेलली शुरू करी हैं, और उनको ये टेस्ट, जो आपका जो आज का जो डिस्कशन था वो एक ऐसा डिस्कशन है जो अभी 15-20 साल आगे जब लोगों को जनरल इंश्योरेंस की मतलब समझ आएगा, जिन हम लोगों ने 25 साल लगा दिए इस इंडस्ट्री के अंदर, हम इंश्योरेंस को या जनरल इंश्योरेंस को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, या राघव ने 4-5 साल कॉर्पोरेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम किया, तो राघव की जो एक्सपर्टीज है या जो केशव की जो एक्सपर्टीज है वो थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने वो डोमेन वो ही देखा है। ठीक है, हम लोगों ने क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस से अपना कैरियर शुरू करके लाइफ इंश्योरेंस के साथ कार्य किया, और उसके चलाते चलाते हमने पैरेलली थोड़ा बहुत जनरल लिया, तो देखा गया कि जितना हमें टाइम मिला या जितना लोगों ने समझा जनरल इंश्योरेंस को, तो मेडिक्लेम और मोटर इंश्योरेंस से जनरल इंश्योरेंस की एंट्री होती है। और वो अब हमें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इस बात से बहुत खुशी भी है कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स उस प्लेटफॉर्म उसको फॉलो कर रहे हैं। तो चेतन सर, आपका जो निवेदन जो आपने मुझे बिमटेक की बात करी है, मैं आज वहां से बात करूंगा, और मैं जनवरी के सेकंड वीक में, क्यों फर्स्ट वीक में थोड़ा हो सकता है आउटिंग रहे, तो सेकंड वीक में एक बारी बात करके डेट सेकंड या थर्ड वीक में जो भी डेट मिलती है उसको हम फाइनल करेंगे। मैं आज ही आपको बोर्ड वाले ग्रुप में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ये, और कहीं से भी ये इनरेलीवेंट शेयरिंग नहीं थी, ये बहुत रेलिवेंट शेयरिंग थी। और सब लोग, जो लोग जनरल इंश्योरेंस में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक पवनवीर यादव जी का हैंड रेज हुआ था, जरा उनको अनम्यूट करिए प्लीज। पवन जी अनम्यूट करके बोलो जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग चेतन सर। गुड मॉर्निंग पवन सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैंने भी इस वीक में 2 हेल्थ इंश्योरेंस में अच्छे प्रीमियम लिए हैं। एक प्रीमियम 1,13,000 रुपए का है हेल्थ इंश्योरेंस का, और एक 85,000 का है। तो पहली बार मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े प्रीमियम है। और एफपीआरटी में जब मैंने स्टार्ट किया था आना, जब एफपीआरटी का गठन हुआ उस दौरान की अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कोड थे हमारे पास। सामने से किसी ने मांग लिया तो दे दिया, बस साल में 2-4 पॉलिसीज होती थी। और आज मुझे लगता है कि जितना बिजनेस हम साल में करते थे, उतना फ्रेश बिजनेस हर महीने हम उससे ज्यादा ही कर देते हैं। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो दोनों में खड़ा हो गया है। म्यूचुअल फंड भी 4 करोड़ प्लस चला गया है, और एसआईपी 10 लाख पार चली गई है मंथली। और अभी जो आपने ये नई दिशा दी है सर, लाइफ जो है उसमें तो हमारा सब काम पटरी पे जा रहा है, बट अकेले लाइफ से काम नहीं चलेगा फ्यूचर में, ऐसा हम खुद महसूस करते हैं। क्योंकि जनरल समय की डिमांड है लाइफ में, आजकल टर्म इंश्योरेंस की ज्यादा डिमांड आने लग गई है। एंडोमेंट प्रीमियम से लोग कहीं ना कहीं उसको प्रेशर मानते हैं, रेगुलर एक लायबिलिटी मानते हैं। तो अगर जनरल इंश्योरेंस का ऐसे में हमें सपोर्ट मिलेगा तो वो हमारे लिए
मतलब लाइफलाइन का काम करेगा। तो सर प्लीज ये कोर्स जब भी हो, जितनी जल्दी हो सके, हम सब उसके लिए रेडी हैं। और थैंक यू सो मच। मतलब जनरल इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा हमें आपने दिशा दिखाई है, और बार-बार हम खुद भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे कॉर्पोरेट में मैं कहीं गया था, तो मुझे नहीं मिला वो प्रीमियम, लेकिन कोई और लेके गया, 12 लाख रुपए का प्रीमियम था। तो लेकिन क्या है कि और उस बंदे ने मुझे बताया, मेरे ही टच का बंदा है, कि हर महीने कुछ ना कुछ एम्प्लॉयी जॉइन होते हैं तो कुछ ऐड ऑन आ जाता है। उस पे कोई मतलब कोई मेहनत नहीं लगती, सामने से प्रीमियम आता है, चेक आता है, पेमेंट आ जाती है अकाउंट में। तो सर थैंक यू सो मच, और ये कोर्स जल्दी से जल्दी प्लीज अरेंज करवाइए। मैं बहुत मतलब एग्रेसिव हूँ इसको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पवन, बहुत अच्छा आपने। हम लोग आपसे 4 साल से इंटरेक्ट हैं, आपका भी फोन आता रहता है हमारे पास, और देखा है कि आपने जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा इंटरेस्ट लेके काम किया, तो जनरल इंश्योरेंस में भी आपने थोड़ा सा अपना एक किटी क्रिएट कर लिया, और आपने म्यूचुअल फंड में जैसे बताया कि 4 करोड़ प्लस का हो गया और 10 लाख की सिप होगी। तो हमें हमें अपना जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रोफेशन है उसको हमें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि वो टर्म प्लान मांग रहा है या क्या, सबसे बड़ी जो बात ना, मैं आज आपको यहाँ पे एक बात और फिर दोबारा से फिर कहना चाहता हूँ कि हम लोग वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे आबादी का भंडार है। यहाँ पे 150 करोड़ प्लस लोग रहते हैं, और सच में हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत छोटी सी है। यदि हम एक पॉइंट के आगे जीरो लगाएंगे और उसके बाद कितने जीरो लगाने के बाद हमें कोई नंबर निकालना हो, तो उतना ही तो हमें ग्राहक चाहिए, इससे ज्यादा तो ग्राहक चाहिए ही नहीं हमें किसी भी चीज के लिए। तो हमारी एक हम वी आर फॉर्चुनेट कि हम भारत में पैदा हुए हैं और जहाँ पे आबादी बहुत है, तो हमें हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। लेकिन साथ से पैरेलली हमारे पास जनरल इंश्योरेंस की किट्टी भी बनती है या म्यूचुअल फंड का भी काम होता है, तो कोई बुराई नहीं है। बट हमारे को अपने, और यदि वो टर्म इंश्योरेंस की बात कोई कर रहा है, तो हमें टर्म इंश्योरेंस की बात भी उसकी पहले नीड एनालिसिस के हिसाब से, यदि उसकी पहली रिक्वायरमेंट टर्म प्लान है, तो हमें उसको पहले टर्म प्लान ही देना है। हमें एंडोमेंट के लिए उसको नहीं हमें एडमिट होना कि नहीं जी उसको एंडोमेंट ही देना है। हमारी हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि उसके ऊपर कोई लोन लाइबिलिटी है या उसको लगता है कि भाई इज द ओनली अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली, तो हमें उसको सजेस्ट करना है कि टर्म प्लान हमें सामने से सजेस्ट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास है, पॉलिसी है, और क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है और इतना सब कुछ है, तो हम यदि हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से लोग कन्विंस हो जाएंगे। और मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लाइफ इंश्योरेंस की कोई सी एंडोमेंट प्लान के लिए बात करते हैं, 10 लोगों में से 2 लोग हाँ करते हैं, तो टर्म प्लान पे भी आपका यही यही आपका रेशियो आएगा। बिल्कुल निश्चित रहिए, और आपको टर्म प्लान के लिए भी काम करना चाहिए। यदि कोई मांगता है तो उसको हमें बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और किसी की कुछ शेयरिंग है क्या? गिरीश वासने का हैंड रेज हुआ था, वो है क्या अजय कोई? M52 अनम्यूट करके बोलो। अजय जी, अजय मेरे ख्याल से अजय बंसल हैं शायद, ये है ना? अजय बंसल हैं। सर मैं गुड मॉर्निंग सर। मैं ना बस एक बात पूछना चाह रहा था कि मेरा एक क्लाइंट है, तो उसमें सर आपकी आवाज बढ़िया नहीं आ रही। अच्छा, अब या तो गाड़ी रोक के बात करो या फिर थोड़ी देर बातें करो। हाँ जी, मैं गाड़ी रोक के बात कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्लाइंट है, उसके 2 लड़के हैं क्लाइंट के, और वो खुद अपना टर्म इंश्योरेंस कराना चाह रहा है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि टर्म इंश्योरेंस जो है वो आपका ऑफलाइन बहुत महंगा है, ऑनलाइन बहुत सस्ता है LIC का। बोले कि आप हमारा ऑनलाइन इंश्योरेंस करा दो, टर्म इंश्योरेंस, और जो भी आपका हर साल का 10% का जो भी आपका कमीशन है वो ले लो। तो मुझे इस केस में क्या करना चाहिए कि मतलब मैंने अभी होल्ड कर दिया, मैंने कहा कि मैं 2 दिन सोच के बताता हूँ आपको। मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ जी सर, हेलो, बताइए। मैं कुछ बोलूं क्या? हेलो, हाँ 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 जी सर बताइए। राजेश सर आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन समझ नहीं पाया था, क्योंकि मैं हाँ मेरे पास किसी का कॉल आ हाँ, गया। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक हॉट प्रोडक्ट हो गया है लाइफ इंश्योरेंस का, होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर आपको ये भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है कि टर्म इंश्योरेंस की एवरेज एज 6, 7, 8 साल है। उसके बाद हाँ जी
अधिकांश लोग इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ये अपनी टर्म तक नहीं जाता है, ये भी पता होना चाहिए हमारे को। ये बात ग्राहक से शेयर भी करनी चाहिए। मैं जो करता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं टर्म इंश्योरेंस 2-3 कंपनियों का कोटेशन प्रिंट करता हूं और उसके साथ में अपना LIC का जीवन उमंग वो लेके जाता हूं और मैं बोलता हूं इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लस एंडोमेंट प्लस पेंशन प्लान प्लस पेंशन प्लान प्लस पेंशन प्लान ही टैक्स फ्री पेंशन प्लान। मैं इसका कॉम्बिनेशन दिखाता हूं आपको। और टर्म इंश्योरेंस के अलावा ये होल लाइफ प्लान है, ये होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ टर्म प्लान प्लस एंडोमेंट प्लस पेंशन टैक्स फ्री पेंशन प्लान। और मैं टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले में उसको भी चुपके से उसके सामने रख देता हूं कंपैरिजन करने के लिए। एंड माय एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करता हूं, प्लान को प्रेजेंट करता हूं, तो निश्चित रूप से सामने वाले को टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले में उमंग अच्छा दिखता है। मेरे ख्याल से अजय भैया आप भी ये प्रयोग करके देख लीजिए, मुझे तो इसमें काफी सफलता मिली है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे ख्याल से अजय जी को उनका जवाब मिल गया होगा। और बाकी यदि आपको और भी कुछ क्लैरिटी चाहिए तो हम एक बार 1-to-1 करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे और कोई ना कोई अच्छी चीज रिजल्ट निकल के आएगा। अब मैं ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं और आज के जो हमारे जो स्पीकर है वो हमारे FPRT के बोर्ड मेंबर हैं श्री सुरेश अरोड़ा जी, जिनके पास एक 33 साल का एक बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ में। और वो एक एक्स बैंकर रहे हैं, बैंक से VRS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से VRS लेकर के उन्होंने इस प्रोफेशन को फुल टाइम शुरू किया था। और मैं, क्योंकि वो हमारे FPRT के बोर्ड मेंबर हैं, उस वजह से भी और वैसे भी मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ कि वो आज हम FPRT के जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा उम्र के मेंबर हैं। उसके बावजूद भी जो उनका एनर्जी लेवल है ना, हम सब 12 मेंबर से का टोटल मिला ले तो अकेले के उनके अंदर है। इतनी एनर्जी है उनके अंदर, आज भी काम करने का जो जुनून है ना। उनके 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों वेल सेटल हैं। यदि हम लोग, मैंने देखा कि जब लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और उसके बाद कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाते हैं, आज अरोड़ा सर के तीनों बच्चे वेल सेटल होने के बावजूद, अरोड़ा सर आज भी, कल भी मेरे से रात को हमारी बात हो रही थी तो कह रहे थे यार मेरी 2 MDRT से ज्यादा हो चुकी है और मेरी ना 5-6 डील्स चल रही हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पोस्टपोनमेंट चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से अगले 10 दिन के अंदर अंदर मैं और थोड़ी सी मेहनत करूं, मेरी COD कंप्लीट हो जाए। तो मैं ये जज्बा जो देख रहा था सुरेश अरोड़ा जी के अंदर, जो देख रहा हूँ वो इतना गजब है कि आज यदि जरूरत की बात करें तो अरोड़ा साहब को किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनके पास एक बहुत बड़ा मकान है, उनके पास बहुत बड़ा कमर्शियल ऑफिस है और उनके तीनों बच्चे सेटल हैं, आगे नेक्स्ट जनरेशन बच्चों के बच्चे हो चुके हैं। तो सेटिस्फेक्शन का यदि कोई लेवल होता है तो मेरे ख्याल से अरोड़ा सर के पास वो सारी सेटिस्फेक्शन है जो एक कॉमन इंसान अपने जिंदगी में सोचता होगा। उसके बावजूद भी उनके अंदर काम करने का जुनून है। जब हम गोपीनाथ सर की क्लासेस में हम रिव्यू सेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है ना, वो अरोड़ा सर से ही मिलता है। तो मैं ज्यादा विषय में उसके बारे में और ज्यादा बात ना करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सुरेश अरोड़ा सर को चैट बॉक्स में वेलकम करें। और मैं सुरेश अरोड़ा सर, हमारे चाचा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अनम्यूट करके आज का सेशन शुरू करें। सब भाइयों को मेरा नमस्कार। और अतुल जी, आपने तो बहुत कुछ कह डाला, मैं इस लायक नहीं हूँ। मेरा तो काम जीवन में एक ही मकसद रहा है, काम करें। क्या आप मेरी आवाज सबको सुन रही है? हेलो सर, आ तो रही है लेकिन थोड़ी हल्की सी कट के आ रही। हाँ आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। आ रही है, ठीक है। तो मेरा तो एक जीवन में एक ही मकसद रहा है कि काम किया जाए, क्योंकि हमारे शरीर को अगर भोजन चाहिए, चलाने के लिए भोजन चाहिए, तो दिमाग को भी भोजन चाहिए। और दिमाग का भोजन है वो कहीं ना कहीं लगा रहे, नॉलेज गेन करता रहे, सीखता रहे, ये उसका भोजन है। अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा दिमाग को, तो वो हमारे को
वो चुपचाप नहीं बैठता, वो कहीं ना कहीं हमारे को लैंड माइन जोन में डाल देगा। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहना चाहिए। पहली बात तो ये। आज का जो सब्जेक्ट है, जो मेरे को कहा गया है, बी प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल रूप में ही बातें करेंगे, कोई सब्जेक्ट वाली बात नहीं है। और तीसरा मैं बात कहना चाहता हूं, जो राजेश सर ने आज हमें बताया है कि हमें जनरल इंश्योरेंस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा सब मतलब फील्ड है। हम एक बारी लाइफ इंश्योरेंस में करके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को रिन्यूअल कमीशन आ रहा है। पर जनरल इंश्योरेंस में हमारे को एप्लीकेशन ऑफ माइंड कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, और इस वजह से जहां पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड कंटिन्यूअस है, वहां पे रिवार्ड भी ज्यादा आता है। ये एक सीधा सा एक रिलेटेड चीज है। मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो रिक्शा का एक ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है वो भी ड्राइवर है, उसको जितना पैसा मिलता है, जो कार चलाता है उसको वो भी ड्राइवर कहलाता है, जो बस चलाता है वो भी ड्राइवर कहलाता है। सबको थोड़ा 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 जहां पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड बढ़ता है तो उसको पैसा रिवार्ड ज्यादा मिलता है। परंतु जो एरोप्लेन का पायलट है उसको भी ड्राइवर बोला जाता है, परंतु उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, रिवार्ड मिलता है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो सबसे ज्यादा है। तो हमारे जनरल इंश्योरेंस में अगर हमारा ही एक फील्ड है और हमें उसमें जाना जरूर चाहिए, और उसके लिए हमारे को कंटिन्यूअसली सीखना भी है, उसके लिए पूरी लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी हम इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो राजेश भैया, जो आज आपने हमारे को ये मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जो बी प्रैक्टिकल वाले बात पे आते हैं, तो हमारे को लाइफ में प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ इंश्योरेंस को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, प्रैक्टिकल बात करके कैसे पहुंचाएं, उस बारे में मैं आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि हमारा जीवन किस हिसाब से चलता है। हमारे जीवन में हम फिजिकल स्ट्रेंथ जब इस दुनिया में आए, और दुनिया में आने के बाद 25 साल तक हम दुनिया में जब आए तो 2 किलो के थे, और 25 साल तक हमने फिजिकल स्ट्रेंथ प्राप्त की और साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ प्राप्त की, और उसको प्राप्त करने के बाद हम इस लायक हो गए कि हम कुछ काम कर सके और काम करके इनकम पैदा कर सके। तो हमारी अर्निंग पावर क्रिएट करते हैं। 25 साल तक तो हम अपनी अर्निंग पावर ही क्रिएट करते हैं, परंतु उसके बाद हम इनकम जनरेट करते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर समय के अनुसार हमारे घर में हमारी शादी होती है, फिर परिवार बनता है, और परिवार की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी करते हैं, और पूरी करने के बाद हम बच्चों की भी शादी कर देते हैं, और उसके बाद हम रिटायरमेंट लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक जनरल हमारा प्रोसेस है, जो हमारी लाइफ की जर्नी इस तरह से चलती है। अब हमारी लाइफ और एक जो जानवर है, जानवर भी इसी लाइफ से मतलब सिस्टम से गुजरता है कि वो भी जन्म लेता है, बड़ा होता है, और बड़ा होके उनके सिस्टम में जो आगे फैमिली आती है वो भी आएगी, और आने के बाद वो भी एक दिन इस दुनिया से जाएगा। परंतु इंसान और जानवर की लाइफ में एक कुछ तो अंतर है। अतुल भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? हाँ जी सर, प्लीज बताइए, मैं अनम्यूट। तो अतुल भैया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ
कि क्या जानवर अपनी लाइफ को बदल सकता है? सर ये मेरे मुझे मतलब उस कैटेगरी में तो मुझे नहीं पता कि, बट मेरे ख्याल से जो विलिंगनेस की बात है, यदि जो विलिंग करेगा तो हो जाए, वो भी अपने आप को चेंज कर पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, शेर है जंगल का राजा है। हाँ जी बिल्कुल है। वो पूरी जिंदगी वो उसको अगर खाना है ना तो मतलब भाग के दौड़ के अपना शिकार पकड़ना है तो खाना खा सकता है। बिल्कुल ठीक है। वो जब से वो जो है ना सारी जिंदगी यही काम करता है, परंतु वो मरता भी जो है ना तो भूखा मरता है, क्योंकि बुढ़ापे में जब उसका शरीर काम नहीं देता अपने आप तो उसके पास कोई शिकार चल के आता नहीं। वो जब तक मारेगा नहीं तो रोटी नहीं खा पाएगा। और जो शेर है ना वो मरता भी है ना तो वो भूख के कारण मरता है, क्योंकि वो अपना शिकार कैच नहीं कर पा रहा। तो जानवर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता, शेर हमेशा शेर रहेगा। उसको हमें रोटी खानी है तो भाग के मारना पड़ेगा और तब जाके उसको रोटी मिलेगी, अपने आप कोई नहीं देके जाएगा उसको। परंतु अच्छा इंसान अपनी लाइफ को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है सर, बिल्कुल बदल सकता है। अब इंसान, आपने यू राइटली सेड कि इंसान जो है ना उसके पास भगवान ने एक यूनिक पावर दी है, एक पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस दी है, एक पावर ऑफ आपका डिटर्मिनेशन दी है, एक पावर हमारे को दी है सेल्फ करेक्शन की, और हमारे को एक पावर दी है पैशन की। अगर इंसान इन पावर को अगर सही ढंग से यूज कर ले तो जिस लेवल पे इंसान पैदा हुआ है और अपनी लाइफ की जर्नी में अपने जीवन को बदल सकता है, क्योंकि यही एक ऐसी पावर है। अब पावर ऑफ चॉइस का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि मेरी जेब में पैसे तो हैं, अब 2 दुकानें हैं, मुझे ड्रिंक लेनी है, जूस की दुकान भी है और दारू की दुकान भी है। अब मेरी चॉइस है कि मुझे ड्रिंक पीना है, मतलब जूस पीना है या वाइन पीनी है, यह मेरी चॉइस है। और इन चॉइस हम लाइफ में रोज चॉइस से एक्सरसाइज करते हैं और उसी हिसाब से हमारी लाइफ की डेस्टिनी चलती है, हमारी लाइफ उसी दिशा में चलती है, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। हमारा कंसर्न फाइनेंस से है और फाइनेंस जो है ना हमारे जीवन को चलाने के लिए अहम भूमिका अदा करता है। और फाइनेंस के बारे में ही अपनी बात को कंसंट्रेट करेंगे कि फाइनेंस में हम जो पैसा कमा रहे हैं, नॉर्मली क्या हो रहा है कि हाँ, जो हम अपनी अर्निंग पावर से इनकम क्रिएट करते हैं इंसान, और इनकम क्रिएट करने के बाद कुछ तो खर्च करता अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और कुछ वो बचत भी करता है। और बचत करने में अब वो बचत को कहीं ना कहीं तो जरूर रखेगा, चाहे वो बैंक में एफडी करे, चाहे गोल्ड में रखे, चाहे रियल एस्टेट में रखे, चाहे आपका और प्लॉट लेके रखे या स्टॉक मार्केट में लगाए, कहीं ना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वो भी उसकी चॉइस है और उसी हिसाब से उसका फाइनेंशियल जो सिस्टम जीवन में चलेगा, उसका चलेगा, उसकी फैमिली का भी उसके ऊपर आधारित होगा, क्योंकि हमारी इनकम जो हम मैक्सिमम जो हम खर्च करते हैं वो परिवार को चलाने के लिए करते हैं। तो हमारी बचत है उसका हम कैसे उपयोग करें, कैसे उसको मैनेजमेंट करें, हम कैसे एसेट की एलोकेशन करें, वो उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अतुल जी,
आप एसेट एलोकेशन से समझ रहे हैं कि भाई क्या मैं कहना चाह रहा हूं इससे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम जो है ना, जो हमारा फंड्स है, हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, हम उसको कैसे जो है ना किस एसेट में लगाएं, इसके लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमारी प्रैक्टिकली हमारी लाइफ के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उसमें हमारे को अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटी से अलाइनमेंट हो जाए, तो मैं इतना जरूर समझ 30 साल के अंदर मैंने एक बात जरूर समझी है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी जीवन की फाइनेंशियल प्रायोरिटी से अलाइनमेंट हो जाए, तो हमारे जीवन में फाइनेंशियल वरीज जो है ना वो दूर रहेंगे। हम फाइनेंशियली अपने लाइफ को अगर स्मूथली चला पाए, तो हम लाइफ के अंदर जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं, जिस तरफ अपने परिवार को ले जाना चाह रहे हैं, जिस तरफ अपनी लाइफ को ले जाना चाह रहे हैं, उस तरफ हम अग्रसर हो पाएंगे। तो हमारे कुछ प्रिंसिपल, प्रैक्टिकली प्रिंसिपल के एक फंडामेंटल जो हमारी प्रायोरिटीज है, तो उसमें मैं पहली प्रायोरिटी जो मेरे समझ में आ रही है कि हमें अपने फंड्स में, अपनी बचत में सबसे पहले हमारे को फंड तैयार करना चाहिए या हमारे को फंड का एलोकेशन करना चाहिए, वो है प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। अब हम अपने परिवार में, परिवार का एक मुखिया है, वो 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है और उस 2 लाख रुपए महीने से परिवार के ऊपर खर्च करना है और खर्च करने और उसमें कुछ बचा रहा है, तो वो परिवार को हर महीने दे रहा है और उस 2 लाख रुपए से हमारा परिवार चल रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बात करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में, हमारा जीवन 4 पिलर पे खड़ा है। पहला है पिलर हैप्पीनेस, दूसरा पिलर है फिजिकल फिटनेस और तीसरा पिलर है हमारा रिस्पेक्ट और चौथा पिलर है एडिक्वेट मनी। हमारी हैप्पीनेस, हमारे पास पैसा हो जरूरी नहीं आए। हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारे पास पैसा हो जरूरी नहीं है हमारे पास आए। और हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमारे पास पैसा है, जरूरी नहीं है कि वो पैसा हो तभी रिस्पेक्ट भी आएगी। बट इतना जरूरी है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो ये 3 की 3 चीजें डिस्टर्ब हो सकती है। ये तीनों चीजें हमें शायद मिले या ना मिले, मतलब पैसा होना भी हमारी लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे जो परिवार में जो इनकम क्रिएट कर रहा है, वो जो सोर्स है, सोर्स ऑफ फंड, अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पैसे का एलोकेशन नहीं किया, तो हम अपनी फैमिली के भविष्य को बहुत हाई रिस्क जोन में रख रहे हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम सोर्स ऑफ फंड को प्रोटेक्ट करें। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमारी जो गंगा है, गंगोत्री से निकलती है। अगर गंगोत्री का जो चोआ है वही बंद हो जाएगा तो गंगा का पानी कहां से आएगा? जो परिवार का इनकम जनरेटर है वो उसका गंगोत्री है, और वो अगर उसमें से पानी आना बंद हो गया तो परिवार आगे सूखा हो जाएगा, परिवार चल ही नहीं पाएगा। तो हमारा पहला प्रायोरिटी जीवन में हमारी बचत और एसेट एलोकेशन में इस तरह की एसेट होनी चाहिए, इस तरह का उसमें फंड बनाना चाहिए और इस तरह से एसेट क्रिएट करनी चाहिए जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम को प्रोटेक्ट करे।
मैं क्या आपको अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं अतुल जी? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। अच्छा, सेकंड स्टेप आता है कि हमारे जीवन में जब हम बड़े होते हैं, अर्निंग पावर क्रिएट करते हैं, उससे पहले तो हम माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अपने खर्चे के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, सब कुछ। और जब हमारी अर्निंग पावर क्रिएट हो जाती है तो हम इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होने के बाद कुछ समय के बाद हमारी शादी हो जाती है। और जब शादी होती है तो अतुल जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, शादी का मतलब क्या? शादी का मतलब अंडरस्टैंडिंग है, कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस। और ये शादी कंप्लीट कब होती है? जिस दिन शादी की रात होती है, उस दिन शादी कंप्लीट कब होती है? फेरों के बाद। एक महत्वपूर्ण इवेंट होती है, मैं जहां तक समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण इवेंट होती है, तब जाके हम सोचते हैं शादी हो गई। क्या होती है अतुल जी? जब मांग में सिंदूर भरते हैं। और फेरों के बाद। और उससे पहले भी एक इवेंट, कन्यादान चाचा। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। एक परिवार, वो जो पिता है, वो अपने दामाद को बोलता है, बेटा ये बच्ची का सुख दुख लालन पालन आज तक मेरे जिम्मे था, अब मैं आपको दान दे रहा हूं, आज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका सुख दुख सब कुछ करना। तो इसका मतलब वो जब कन्यादान होता है उस समय शादी कंप्लीट होती है, आप दान लेके आ रहे हैं, और दान का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे लेते हैं। और सेकंड स्टेप में यही चीज आती है कि हमारे जीवन के अंदर जब हम शादी हो गई, परिवार में बच्चे आ गए, तो हमारी ड्यूटीज भी है क्रिएट हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। और अब हमारे माँ बाप ने हमारे साथ की है, अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो हमारी ड्यूटी क्या है? परिवार की रोजमर्रा की चीज को पूरा करना, परिवार को की फिजिकल स्ट्रेंथ को एक्वायर करने के लिए, बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ को एक्वायर करने के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना, बच्चों को मेंटल स्ट्रेंथ देने के लिए कंट्रीब्यूट करना, ये सब हमारी ड्यूटीज है। हम अपनी रोजमर्रा की इनकम में से उस ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जीवन में जब हायर एजुकेशन बच्चों की आएगी, उनको सेटल करने की बात आएगी लाइफ में, उनको शादी, उनके लाइफ सेटल की बात आएगी, उनकी मैरिज की बात आएगी, तो हमें बड़े पैसे की जरूरत है। तो हमें उन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करने के लिए, को पूरे के लिए हमें फंड्स को एलोकेट करना चाहिए, उसके लिए फंड करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ग्रैंड मैरिज हमें करनी है उसके लिए फंड तैयार करो, परंतु जो मिनिमम और एसेंशियल है उसके लिए हमारे को पक्का फंड तैयार करना चाहिए। और थर्ड स्टेप आता है हमारा, जैसे मोदी जी आजकल बोल रहे हैं भारत को आत्मनिर्भर, क्या हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? हमने बच्चों की शादी कर दी, बच्चों को पढ़ा दिया लिखा दिया, बाय दैट टाइम हम भी 55-60 पे हो गए, हमारे पटे कमानियां भी कमजोर हो गई, हमारी मेटाबॉलिक एनर्जी भी डाउन हो गई, हो सकता है हमारी इनकम भी डाउन हो जाए, हो सकता ना रहे। तो उस समय हम आत्मनिर्भर बने, हम अपनी जिम्मेदारी के लिए
हमें अपनी जो खुद की जिम्मेदारी है, अतुल जी आपकी एज कितनी है आज? 50 साल। 50 साल। अतुल 50 साल, आज पटे कमानी मजबूत है। अतुल 65 साल बोलता है का कि जब अतुल 65 के होंगे तो अतुल जी आपकी पटे कमानी एनर्जी लेवल वही रहेगा जो आज है? शायद नहीं। नहीं। अच्छा, हम हो सकता है हम 60 पे नॉर्मली जनरली हम 60 पे रिटायर हो जाते हैं, तो 60 के बाद हमारे इनकम लेवल जनरली डाउन हो जाता है। तो हमारे को अपने को जिंदा रखने के लिए हमारे को बेयर जो मिनिमम एसेंशियल है, जैसा कि हमारे के लिए खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, अगर हमारे को कल को बीमारी आती है तो मेडिसिन के लिए, मेडिकल एड के लिए इंतजाम, हमारे को अगर कहीं आना जाना है तो उसके खर्चे के लिए इंतजाम, और हमारे को अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए जो मिनिमम एसेंशियल है उस खर्चे का इंतजाम हमें अपने सिर पे रखना चाहिए कि नहीं रखना, अपना इंतजाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ये इंतजाम होगा तो हम अपने जीवन में जी पाएंगे। नहीं तो दो चीज होती है, एक होता लिव, एक होता अलाइव। लिव का मतलब दिन काट रहे हैं भैया, अलाइव कर रहे हैं मतलब हम भरपूर जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम पहले जीते थे उस दुनिया में जी रहे हैं। और उस समय हमारे जीवन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैं उसके ऊपर थोड़ा 2 मिनट चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे को उस समय फिजिकली फिट अपने आप को रखना है, अजाइल फिजिकली फिट रहे हम, और ताकि हम जहां चाहें जो मर्जी काम करना चाहे करते रहें, डिपेंडेंसी ना हो। जब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो फिजिकल डिपेंडेंसी भी ना हो, हम अजाइल रहें। सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम एफिलिएशन रहे, एफिलिएट रहे, किसी के साथ जुड़े रहे। हम एफपीआरटी के साथ जुड़े हुए हैं, हम किसी और संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो 8-10 घंटे हम अपना काम में लगाते हैं। अब हम तो 10 घंटे फ्री हैं, हम काम से रिटायर हुए, जीवन से रिटायर नहीं हुए। तो जैसे हमारे शरीर को भोजन चाहिए, हमारे दिमाग को भोजन चाहिए। हम किसी ना किसी संस्था से एफिलिएट रहे, चाहे वो कॉमर्शियल हो या नॉन कॉमर्शियल, ताकि हम अंगेज रखें अपने आप। तो एफिलिएशन की हमारे जीवन में रिक्वायरमेंट उस समय पड़ेगी। और थर्ड है अथॉरिटी। हम जो भी करना चाहें जीवन में, मुझे घूमने जाना है, आजकल मोदी जी ने काशी बहुत बढ़िया बढ़ा दी, मैंने काशी जाना 10 दिन रहना है, जो खर्चा है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है या मुझे जो भी करना है, मुझे बच्चों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जस्ट सूचना दी, मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जा रहा हूं, मेरे पास खुद अथॉरिटी होनी चाहिए अपने जीवन को चलाने की। और चौथा चीज चाहिए एसोसिएशन। मैं अपने परिवार के साथ एसोसिएट रहूं, उनसे हंसू खेलू बोलू बात करूं, और कुछ ना कुछ अगर मेरे पास है तो उनको देता रहूं। अगर मैं देता रहूंगा तो परिवार वाले भी मेरे को पिताजी पिताजी बोलेंगे, नहीं तो अगर लेना शुरू कर दिया तो बूढ़ा बन जाऊंगा। और बूढ़े की कदर तो जो है, आपको अगर सही मायनों में समझे, जो उस लेवल पे है तो उनको ज्यादा मालूम है। तो ये 4 ए चाहिए, अजाइल और एफिलिएशन, अथॉरिटी, एसोसिएशन। ये हमारी 4 है रिक्वायरमेंट सेल्फ रिलायंस की। और इन सबको लेने के लिए हमारी जेब में एडिक्वेट मनी होना चाहिए। अगर मनी नहीं है तो भाई ये चीजें नहीं आएंगी। ये 5 ए चाहिए हमारे लिए। और एडिक्वेट मनी
होगी तो हम जिंदा रह पाएंगे, जिंदा रह के अपने जीवन को खुशी से चला पाएंगे, भरपूर आनंद उठा पाएंगे, नहीं तो एक कोने में पड़े रहेंगे। अगर हमारे को अपनी लाइफ में सेल्फ रिलायंस ये हमारी आती है और इसमें हमारे को फंड का एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। और अगर हमने फंड का एलोकेशन नहीं किया तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है जब हम इस लेवल पे पहुंच। अतुल जी, टाइम मैं नहीं देख पा रहा हूं, कितना भी टाइम है? 10 मिनट है चाचा, आप 10 मिनट में बात करेंगे। अच्छा, तो अगर हमारे को ये स्टेप पूरा कर लिया, इसके लिए फंड तैयार कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एम्बिशन, कि मेरी ये इच्छा है, मैं चाहता हूं मेरे पास मर्सिडीज हो, मैं पूरे परिवार को वर्ल्ड टूर पे ले जाना चाहता हूं, मैं अपने परिवार को, अपने पोते को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता हूं, ये मेरी विशेष है। इसके लिए भी अगर मेरे पास फंड अलाउ करता है तो मैं इसके लिए भी, मेरी बचत अलाउ करती है तो मैं इसके लिए भी फंड तैयार करूं। ये नहीं है मैं अपने मन को मारूं, मुझे एंजॉयमेंट भी करना अपनी लाइफ में, तो उसके लिए भी मैं अपने फंड की एलोकेशन करूं। और इससे नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर मेरा फंड की पोजीशन अलाउ करती है तो लीगेसी, मैं अपने परिवार को या मैं अपने बच्चे को 1000 करोड़ की फैक्ट्री गिफ्ट में देना चाहता हूं, जिसकी टर्नओवर 1000 करोड़ हो। मैं अपने बच्चे को 500 गज की कोठी गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं अपनी बिटिया को हर महीने 2 लाख रुपए उसको इनकम आए, पूरी जिंदगी आए, इस तरह का एक चीज तैयार करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को अगर अपने जीवन में इस तरह से कर पाए तो मैं इतना जरूर समझ, मेरे जहन में आता है कि हमारे जीवन को में फाइनेंशियल जो वरीज है ना, वो बहुत दूर रहेंगी, बहुत मिनिमम स्केल पे रहेंगी, और हम अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने परिवार की किस्ती को इस दुनिया के अंदर बहुत अच्छी तरह से ले जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम कस्टमर से ये बातें करते हैं तो लास्ट में हम कस्टमर को हमें ये भी पूछना चाहिए कि भाई साहब, क्या इन चीजों के लिए आपने फंड तैयार कर लिया है या करना है? अतुल जी, आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। हेलो सर। हेलो, हाँ जी सर, प्लीज। मैं, आप इंश्योरेंस एजेंट बन के नहीं, एक कस्टमर बन के आप जवाब दीजिए। हेलो। हाँ जी सर, प्लीज प्लीज। तो क्या अतुल जी, आप आपके अपने जीवन में आपने इन सब के लिए फंड, कुछ जो आप फंड तैयार किया है आपने? सर किया है। कर लिया? हाँ जी सर। क्या ऐसी सिचुएशन हर एक के साथ मिलेगी? नॉर्मली इवन मैं यदि अपने अभी आज हमारे एफपीआरटी परिवार के साथ 100 लोग हैं, तो उनमें से भी यदि बात करेंगे तो 90 से ज्यादा के साथ नहीं होगी। 90 के साथ ज्यादा के साथ नहीं होगा, उन्होंने अरेंजमेंट्स नहीं होगा। तो हमारा सेकंड को अगर वो बोलता है अगर नहीं है तो उससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये डाल सकते हैं, क्या आपने अभी करना है? तो उसका क्या जवाब आएगा? यस और मे बी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं कि ये कैसे किस जो करना है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई भविष्य में जो कमाते रहेंगे, करते रहेंगे। यही जवाब आएगा कि नहीं आएगा?
हाँ आता है सर, भविष्य में वो बस ये वही बोलते हैं कि ये सर आगे अभी तो करंट के एक्सपेंसेस अभी ही तो पूरे नहीं होंगे 35 तो साल के हैं, 30 साल के हैं, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे। पर अतुल जी, ये अर्निंग पावर के ऊपर डिपेंड हुआ हमारा सारा। भाई अर्निंग पावर हमारी, अर्निंग पावर से ही तो हम कमाएंगे, हमारी इनकम से तो कमाएंगे। अब वो अर्निंग पावर क्या हमारी परमानेंट है क्या? नहीं है सर, लेकिन वो बस वहीं पे है कि सबको लगता क्या है। हमारी अर्निंग पावर की गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या ये अर्निंग पावर कल आज हम जागे, आज हम बात कर रहे हैं, कल क्या हम रहेंगे? कोई गारंटी है? नहीं गारंटी है सर, कोई गारंटी नहीं। 50 क्या हम 5 साल के लिए गारंटी है? 10 साल की है? 15 साल की है? जब हमारी ये अर्निंग पावर से हमने क्रिएट करना है तो हमारे को, और हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो हमारे को इस तरह का इंतजाम करना चाहिए कि जिससे एक इंस्टेंट, अगर कोई ये हमारे जीवन की अनसर्टेनिटी, हमारे जीवन में एक, मैं बात कहता हूं कि हमारी लाइफ, इंसान की लाइफ सबसे बड़ी एसेट है, और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि इट कैन डिस्ट्रॉय विद इन ए मोमेंट। ये कब डिस्ट्रॉय हो जाए नहीं पता। तो हमारा लाइफ का, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का सारा इंतजाम तो हमारी अभी अर्निंग पावर पे डिपेंड है। तो हमारे को उस अर्निंग पावर को स्ट्रेंथ देने के लिए हमें एक ऐसी एसेट का इंतजाम करना चाहिए, ऐसे कैपिटल फंड, इंस्टेंट कैपिटल फंड का हमें इंतजाम करना चाहिए। इन केस कल को हमारे जीवन में डिसरप्शन आए। और अतुल जी, मेरी अर्निंग पावर में डिसरप्शन किस किस कारण से आ सकती है? हेल्थ इश्यूज की वजह से भी आ सकती है, कोई अनफोर्स सर्कमस्टांसेस की वजह से भी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, इन मिसहैपनिंग, यदि लाइफ नहीं रहती, कोई एक्सीडेंट से जान जाती है तब भी ये आ सकती है। ये कुछ ऐसे रीजंस है, या जैसे जो लोग जॉब में होते हैं तो उनकी जॉब चली जाती है तो वो भी डिस्ट्रप्शन ही है कि जॉब। अभी बिजनेस, पिछले दिनों कोविड आया तो बिजनेसमैन की लाइफ में भी काफी सारे चेंजेस आए या डिस्क्रिप्शंस आई। तो ये कुछ, ये मतलब ये फ्यू रीजंस है, और भी बहुत सारे रीजंस है, ये मुझे एकदम इंस्टेंटली याद आए तो मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है, तो हमारी जो अर्निंग पावर है उसको उसमें डिस्टरबेंस आए तो डेथ से आ सकती है, डिसेबिलिटी से आ सकती है, क्रिटिकल इलनेस से आ सकती है। और ये डिस्टरबेंस कई बार डेथ में तो परमानेंट है, डिसेबिलिटी में भी लगभग परमानेंट आ जाती है, और इलनेस में कई बारी परमानेंट हो सकती है, कई बारी नहीं भी हो सकती। तो ये हमारी डिस्ट्रक्शन परमानेंट है। तो हमारे को जब परमानेंट डिस्ट्रक्शन आ गई, डिस्टरबेंस आ गई, तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, हमारे पास एक इंस्टेंट कैपिटल फंड तैयार होना चाहिए जो उस समय हमारे परिवार के साथ खड़ा हो सके और उसके फ्यूचर को टेक केयर कर सके। जिस तरह से हम करना चाहते थे उस लेवल का नहीं, तो उससे जरा सा 19, 20, 18 लेवल का हमारा जो ना हमारे फैमिली को टेक ओवर कर सके। तो कैपिटल फंड की क्रिएशन चाहिए। तो उस परिवार से, उस कस्टमर से मैं एक ही बात बोलता हूं कि भाई साहब, अगर आप अर्निंग, आप एक इंसान है, जब डिस्ट्रप्शन आती है, आप 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपए परिवार को दे रहे हैं, आप लीडर भी हो, आप प्यार भी देते हो, आप प्यार और अफेक्शन भी देते हो। लीडर, अफेक्शन, प्यार, ये तो रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती। परंतु जो 2 लाख रुपया महीना है, वो जो अगर उस परिवार को बंद हो गया, आना बंद हो गया आपके बाद, तो वो परिवार का जो भविष्य है वो तो तहस नहस हो जाएगा।
क्योंकि इसके ऊपर आगे की सारा जीवन निर्भर है। तो उसके लिए हमें कैपिटल फंड को, एक इंस्टेंट कैपिटल फंड को तैयार करने की आवश्यकता है। सपोज मैं उसका कैलकुलेट करके, उसकी लाइफ की अगर जिम्मेदारी कैलकुलेट करके, वो लंबा सब्जेक्ट है, मैं इंस्टेंट में शॉर्ट में कहना चाहता हूं, उसको 2 करोड़ रुपया की उसकी लाइफ जीवन में ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिलायंस के लिए चाहिए। अगर 2 करोड़ रुपया अगर वो इंस्टेंट कैपिटल क्रिएट करना चाहे तो बैंक में एफडी करेगा, और 2 करोड़ चाहिए उसको, टोटल चाहिए ना अतुल जी उसको। अगर बैंक में एफडी करता है तो। यस सर, यस सर। और रियल एस्टेट से करता है तो भी 2 करोड़ चाहिए। यस सर। गोल्ड से करता है तो भी 2 करोड़ चाहिए। स्टॉक में लगाएगा तो भी 2 करोड़ चाहिए। तो भाई साहब अतुल जी, 2 करोड़ रुपया इमीडिएट चाहिए। मैं आपको, आपके परिवार को इस जो तहस-नहस होने की, अगर ना करे नारायण इस तरह की कोई बात हो जाए, और आपको और आपके परिवार को एक बड़ी लो कॉस्ट का आपको एक सॉल्यूशन देता हूं कि जिससे आप इंस्टेंट कैपिटल तैयार कर पाए, और दैट इज आप मात्र 1-2% से थ्रू लाइफ इंश्योरेंस आप इंस्टेंट कैपिटल फंड तैयार अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो आपके परिवार पे जो तलवार लटकी हुई है वो हटेगी। आपको मोरली आप स्ट्रांग होंगे कि मैंने अपने परिवार के लिए प्रोवाइड कर दिया, कल को मेरे से कुछ होता है तो परिवार को परेशानी नहीं आए। तो भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये तलवार हटे, तो आपको निर्णय लेना है। अब मैं लास्ट में एक बात बोलता हूं कि भाई साहब, लाइफ आपकी है, परिवार आपका है, पैसे आपके हैं, बच्चे आपके हैं, उनका सुख दुख से प्रभावित आप हैं। आपका निर्णय आज 2% के लिए, आपका निर्णय आपकी फैमिली को सुख के भंवर में डाल सकता है, और आप निर्णय नहीं लें तो तलवार लटकी रह सकती है। ये आपकी मैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरे को जो आपसे जो एडवाइस मैंने रिकमेंडेशन करनी थी, मैं आपको कहता हूं 2 करोड़ रुपए की आप लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू अपना कैपिटल फंड तैयार कर ले। मेरी ये रिकमेंडेशन है, बाकी चॉइस आपकी है। आप अपनी लाइफ परिवार को प्यार करते हैं, आप अपने परिवार का भला चाहते हैं, तो आज आपका निर्णय आपके परिवार को अच्छे लेवल पे ले जा सकता है, उसकी डेस्टिनी अच्छी कर सकता है। आपका अगर निर्णय नहीं लेते तो जो तलवार लटकी है वो आपके परिवार पे तलवार लटकी रहेगी। मेरा आपसे यही गुजारिश है, मैंने जो कहना था कह दिया। इट इज नाउ योर टर्न। आप जो निर्णय लेना चाहें आप लीजिए। अतुल जी, बस आज की मैं इतना ही। आप समय बहुत बढ़िया अरोड़ा जी, बहुत बढ़िया सेशन आपने लिया। थैंक यू अरोड़ा जी, दिल से बात किया आज आपने, मजा आ गया सर। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। अरोड़ा साहब, निस्संदेह आप दिल से बोल रहे थे, जो कि सुनील डैंग ने भी कहा, और प्रैक्टिकली जो बात सामने प्रोस्पेक्ट के हमको करनी चाहिए, आपने वही बातें की। आपको साधुवाद है। समय हो गया है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 8:59 हो गए हैं। हमारे ट्रेजरर महोदय कुछ कहेंगे अतुल भैया, और सेशन को क्लोज करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर। आपने जो आज बातें करी बहुत अच्छी करी, और कुछ लोगों के डिजिटल हैंड है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें अब 9 बज चुके हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो यदि आपको अरोड़ा सर से कोई बात करनी है तो आप अरोड़ा सर को डायरेक्ट नंबर मिला लीजिएगा प्लीज। हम आज अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समय सीमा हमें सब लोगों को ध्यान रखनी है। यदि आज आपको लगा कि आज अरोड़ा सर ने कुछ अच्छा बोला है, तो प्लीज आप उनके साथ उनको एक पर्सनल चैट पे उनका लिखिए, हमारे जो एफपीआरटी के ग्रुप्स हैं उसमें मैसेज कीजिए। क्योंकि जैसा राजेश सर ने कुछ दिनों पहले एफपीआरटी के सेशन में ही बोला था, यदि कोई स्पीकर आकर के अपनी बात, अपनी शेयरिंग करता है, और अपने उसका सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि वो आपको मैक्सिमम दे, और यदि लगता है कि आपको उनसे कुछ अच्छा मिला है,
तो उसको आप उस स्पीकर को यदि आप उसको अप्रिशिएट करते हो या उसकी एक जोन सी बात आपको अच्छी लगी वो उससे दोबारा से डिस्कस करते हो तो उससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है और वो अगली बार उससे डबल चीज देने की कोशिश करता है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, जब भी आप ड्यूरिंग द डे और जब भी आपको टाइम मिले आप अरोड़ा सर से बात कीजिएगा, अरोड़ा सर को पर्सनल मैसेज पे मैसेज करिएगा, ग्रुप में जो हमारे एपीआरटी के ग्रुप्स हैं उसमें करिए। और आप लोगों से सबसे पुनः विनती है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है और एपीआरटी का जो ये हमारे मेंबर जो ग्रुप्स हैं इसमें आप लोगों को और लोगों को भी जोड़िए। जो लोग अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे जोड़ें। और कुछ ऐसे एपीआरटी के मेंबर्स हैं जो इन्होंने हमारा लास्ट सेमिनार अटेंड करके हमें कमिटमेंट करा था कि वो मेंबरशिप ले रहे हैं, उन लोगों ने अपनी मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोगों के लिए ये नमस्ते 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 यदि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी अच्छा करेंगे। चिंतामणि जी, सर चिंतामणि 2 मिनट सर चेतन सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करेंगे तो हम इस प्लेटफॉर्म को, यदि आप लोगों का ही हमारे पर, जिन लोगों ने ये जो इस बात का कमिट करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत फायदा हुआ है और उस फायदे के बावजूद भी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके या मेंबरशिप लेने में संकोच कर रहे हैं, तो आप बताइए कि हम इस प्लेटफॉर्म को यदि हमें अपने 1000 मेंबर्स